चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं चावल के बारे में। तो आपको पता होगा कि चावल जो है वो भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है और पूरे विश्व की भी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। इसका मतलब ये है कि चावल सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बोया जाता है और साथ में चावल का बहुत सारे लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसको खाते हैं, चावल को खाते हैं। तो चावल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरा, कुल बोए गए क्षेत्र के 25% भाग पर किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। इसके बाद खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र है उसके 47% भाग पर किसकी खेती की जाती है, चावल की। मीन्स खाद्यान्न, आपको मैंने बताया था कि अनाजों का डिवीजन मैंने बताया था, जो भी फसलें उनका डिवीजन बताया था, उसमें से जो खाद्यान्न फसलें होती हैं तो जितने क्षेत्र पर कुल खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं उसके 47% भाग पर क्या बोया जाता है, चावल बोया जाता है। इसके बाद भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादित करता है और भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है चावल के उत्पादन में। सबसे पहला जो है वो चीन है, उसके बाद भारत है। इसके बाद भारत में कृषि जो है वो समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर की जाती है। आपको ये पता होगा कि चावल जो है वो उष्णकटिबंधीय फसल है और इसको उगने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और साथ में अधिक मात्रा में बरसात की आवश्यकता भी होती है। और बरसात की आवश्यकता है, फिर सिंचाई की आवश्यकता, किसी भी तरीके से इसमें पानी की आपूर्ति हो जाए, इस तरीके से चावल की खेती की जाती है। उसके बाद हम लोग जलवायु की बात कर लेते हैं कि चावल को किस जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए अधिक वर्षा व उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें वर्षा जो होती है वो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। और साथ में इसकी मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी में चावल सबसे अच्छा होता है, तो वो चीका या लूमी मिट्टी। अगर चीका या लूमी मिट्टी है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। इसके अलावा तापमान देखा जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, 24 डिग्री सेल्सियस इससे अधिक तापमान इसके लिए आवश्यक होता है। और प्रारंभ में जब इस फसल को बोया जाता है तो 10 से 12 सेंटीमीटर तक इसका पानी में डूबा होना जरूरी होता है। तो इसके जो खेत होते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर पानी से डूबे होते हैं। इसके बाद अगर किस्मों की बात की जाए तो चावल की जो किस्में हैं वो अमन, साली, अफगानी, औस, बोरो, पलुआ और IR-20। इसमें से जो IR-20 जो किस्म है ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है, तो आपको सीधा इसको याद कर लीजिए। इसके बाद है कि दक्षिणी, इसका क्षेत्र क्या क्या है, तो इसका क्षेत्र है कि दक्षिणी राज्यों में पश्चिम बंगाल में इसकी 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। आपको ये पता होगा कि ये खरीफ की फसल है, इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में खरीफ की फसल के लिए सबसे अच्छा मौसम 2 या 3 महीने होते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में पूरे साल भर उच्च तापमान रहता है और आर्द्रता भी वहाँ पे अच्छी रहती है। इसलिए जो दक्षिण के राज्य हैं और पश्चिम बंगाल कहा जाए कि समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे चावल की 2 या 3 फसलें एक साल में ली जाती हैं। इसके बाद इसके प्रमुख उत्पादक देखे जाए तो प्रमुख उत्पादक इसका सबसे पहला स्थान आता है वो पश्चिम बंगाल का आता है। अन्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल राज्य प्रमुख है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत में चावल का जो उत्पादन है वो समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर किया जाता है। मीन्स उत्तराखंड के भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे चावल की खेती की जाती है। हालांकि उत्तराखंड जो है वो ठंडा प्रदेश है, लेकिन कुछ समय जो ग्रीष्मकालीन होता है वहाँ पे इस फसल को बोया जाता है। इसके बाद हम लोग गेहूं पढ़ चुके हैं, लेकिन गेहूं के बारे में 4 बातें मैं बताना चाहूँगा कि गेहूं के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता होगा कि गेहूं जो है वो रबी की फसल है, इसलिए इसको तापमान जो होता है वो निम्न चाहिए होता है। इसके अलावा बरसात देखी जाए तो 80 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त होती है गेहूं की खेती के लिए। इसके बाद हम लोग मिट्टी की बात करें तो इसके लिए भी चिकनी लूमी या फिर रेतीली लूमी मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन गेहूं जो है लगभग हर किस्म की मिट्टी में ये उगाया जाता है। और इसकी किस्में देखी जाए तो कल्याण, सोना, सोनालिका और हीरा, ये 4 प्रमुख किस्में हैं गेहूं की। ये भी याद रखना है, आपसे ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस्में किस चीज़ की है। इसके बाद बात करते हैं ज्वार की। ज्वार और बाजरा, ज्वार बाजरा जो है ये मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज में इसका जो आवरण होता है वो कठोर होता है और साथ साथ ये जितनी भी फसलें होती है वो सूखा को सहने में सक्षम होती हैं। ये पूरी तरीके से वर्षा निर्भर भी हो सकती हैं। इनको लगभग बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जो सिंचाई से कभी पूरा किया जाता है तो बरसात की मात्रा से भी इसकी जो पानी की आपूर्ति है वो पूरी की जाती है।
तो सबसे पहले हम ज्वार की बात करते हैं। तो ज्वार जो है वो खरीफ की फसल है, ये मोटा अनाज है और सूखा सहन करने में सक्षम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मोटा अनाज बोलते हैं, आपको याद रखना है। ज्वार, बाजरा और दूसरी बात मक्का, और दूसरी चीज़ ये है कि ये सूखा सहने में सक्षम है। अगर ये देखा जाएगा भारत के कितने भाग पर इसकी खेती की जाती है, तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर ज्वार की खेती की जाती है। और इसका क्षेत्र देखा जाए तो दक्षिण के और मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख फसल है। जो मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था कि भारत का अलग अलग क्षेत्र का तापमान कितना है, तो उससे आप समझ गए होंगे कि दक्षिण भारत का जो मध्य वाला भाग है, दक्षिणी प्रायद्वीप का, वो सूखा हुआ है, वहाँ भी इसकी खेती की जाती है। महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा है और विदर्भ है, ये क्षेत्र बहुत सूखा आता है। पुणे वाला भी क्षेत्र है, तो ये भी बहुत सूखा क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो सूखा को सहने वाली फसलें होती हैं, उनकी खेती की जाती है। इसका प्रमुख उत्पादक देखा जाए तो सबसे पहला है इसका महाराष्ट्र, जो देश का 50% ज्वार का उत्पादन करता है। इसके अलावा अन्य राज्य देखे जाए तो दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो यहाँ पे ये प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है इस ऐसे क्षेत्र में। इसके बाद बात की जाए बाजरे की, तो बाजरा भी क्या है, मोटा अनाज है और सूखे को सहने में सक्षम है। ये शुष्क और गर्म क्षेत्र की फसल है। और इसका क्षेत्र देखा जाए तो भारत का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, आपको पता होगा कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो बिल्कुल सूखा क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो थार का रेगिस्तान है, पंजाब, हरियाणा है। और इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र देखा जाए तो महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, ये क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से सूखे क्षेत्र में इनको माना जाता है। तो ये एकल फसल और मिश्रित फसल के रूप में भी उगाया जाता है। एकल फसल जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाजरे की खेती की जाती है, या साथ में इसे किसी अन्य फसल के साथ में उगाया जाता है। इसके अलावा ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। इसका उत्पादक राज्य देखे जाए तो सबसे पहला उत्पादक राज्य जो है, जो नंबर 1 है, वो है राजस्थान, और अन्य जो है उत्तर प्रदेश और गुजरात अन्य प्रमुख इसके उत्पादक राज्य है। इसके बाद जो अगली फसल है वो है मक्का। मक्का जो है एक मोटा अनाज होता है, और मक्का जो है वो निम्न कोटि की मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु में उगाया जाता है। मक्का एक सामान्यतः एक चारा फसल होती है। चारा फसल का मतलब होता है कि उसमें जो भुट्टा होता है उसको निकाल लिया जाता है और उसको एज एक खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी जो उसके पौधे का जो भाग होता है उसको पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। एक अल्पकालिक फसल होती है, पशुओं के चारे के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए अधिकतर भाग में इसको चारे के रूप में उगाया जाता है। और ये अर्धशुष्क जलवायु की फसल है और एक मोटा अनाज है, इसलिए ये सूखा को सहन कर सकने में भी सक्षम है। अगर ये देखा जाए, इसका क्षेत्र देखा जाए तो कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर भारत में इसकी खेती की जाती है। और भारत के किसी भी भाग में इसका जो उत्पादन है वो केंद्रित नहीं है कि इसी भाग में कुछ ज़्यादा होता है। अगर भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत में मक्के की खेती की जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक देखा जाए तो मक्के का सबसे प्रमुख उत्पादक है कर्नाटक, जो प्रथम स्थान में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है जहाँ पे मक्का उगाया जाता है। इसके बाद जो अन्य कैटेगरी होती है फसल की, वो दलहन से आप समझ रहे हो, दलहन मीन्स दाल है। ऐसी फसल जिससे दालें प्राप्त होती हैं वो दलहन में आती है। दलहन में चना, मटर, अरहर, मूंग, तो इस टाइप की फसलें दलहन में आएंगी। तो दलहन सबसे पहला पॉइंट है कि प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन के स्रोत होते हैं। मांस के बाद अगर सबसे अच्छा जो प्रोटीन होता है वो होता है दालों में, और जो शाकाहारी लोग होते हैं दालें उनके लिए एक प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। उसके बाद नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें जितनी भी दलहन होती है इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाकर उसकी उत्पादकता को बढ़ा देता है। जैसे मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। किसके कारण होती है? दलहन के कारण। इसके बाद भारत में विश्व की लगभग 20% दालें उत्पादित की जाती हैं। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 20% पर दालें उत्पादित की जाती है। मीन्स भारत विश्व की 20% दालें उत्पादित करता है और भारत के भी कुल बोए गए क्षेत्र के 20% भाग पर दालों की खेती की जाती है। इसके अलावा
चना और अरहर जो है वो भारत की प्रमुख दालें हैं। इसके बाद दक्कन का पठार, अगर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखे जाए तो दक्कन का पठार, मध्य पठारी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के शुष्क क्षेत्र जो हैं इसके प्रमुख फसलें, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। आप ये जानते होंगे कि पूरे के पूरे क्षेत्र जो हैं शुष्क क्षेत्र हैं और जो मुख्यतः जो दालें होती हैं वो शुष्कता को सहन करने वाली भी होती हैं और कम मात्रा में ये अच्छे से उग जाती हैं। इसलिए दक्कन का पठार, मध्य पठारी क्षेत्र, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो भी शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर दालों की खेती आसानी से की जाती है। तो चलिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट दाल है चना, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। चना भी दाल में ही आएगा जो रबी की फसल है, और बाकी जो दालें होती हैं वो मुख्यतः खरीफ की फसलों में आती हैं। इसके बाद अरहर की बात करते हैं। अरहर के और भी नाम हैं, तुअर, तूर, लाल चना और पिजन पी। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस दाल को पिजन पी के नाम से जाना जाता है या किस दाल को लाल चना के नाम से जाना जाता है, तो ये होती है अरहर। अरहर को लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसका क्षेत्र देखा जाए तो मध्य एवं दक्षिणी राज्यों में, जो मध्य और दक्षिणी राज्य है उसके शुष्क भागों में वर्षा आधारित या फिर जो सीमांत भू क्षेत्र है वहां पे इसकी खेती की जाती है। इस मध्य भारत, महाराष्ट्र का क्षेत्र हुआ, महाराष्ट्र के जो पड़ोसी राज्य है वो, और दक्षिण राज्यों में इसकी खेती की जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 2% भाग पर दालों की खेती की जाती है, और खासकर मालवा के पठार में भी अरहर की खेती की जाती है। अगर इसके प्रमुख उत्पाद देखे जाए तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र देश के कुल अरहर उत्पादन का 1/3, 1/3 भाग सिर्फ महाराष्ट्र उत्पादित करता है। इसके अलावा अन्य राज्य देखे जाए तो इसमें मध्य प्रदेश सेकंड पे है, कर्नाटक थर्ड है, और अगर इसके अन्य उत्पादक राज्य देखे जाए तो उत्तर प्रदेश और गुजरात है। इसके बाद हम फसलों की नेक्स्ट कैटेगरी जो है तिलहन की बात करते हैं। इसके नाम से आप समझ गए होंगे, तिलहन मीन्स ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है वो किस में आएंगी, तिलहन में आएंगी। और तिलहन में क्या है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, ये सभी फसलें किस में आएंगी, तिलहन में आएंगी। और अगर इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखा जाए तो मालवा, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र उसको मराठवाड़ा कहा जाता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विदर्भ कहलाता है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान के शुष्क भागों में, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, रायलसीमा क्षेत्र। आंध्र प्रदेश का एक भाग जिसको तेलंगाना राज्य बना दिया गया है, और उस तेलंगाना के दक्षिण वाला जो आंध्र प्रदेश का भाग है उसको रायलसीमा कहा जाता है, और बाकी जो भाग बचता है उसको बोलते हैं दक्षिण सरकार। इसके अलावा ये देश के 14% भागों पर किसकी खेती की जाती है, तिलहन की खेती की जाती है। मीन्स देश का जितना जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसके 14% भाग पर तिलहन की खेती की जाती है। इसके अलावा एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट तिलहन जो है वो सरसों या तोरिया। सरसों की एक प्रजाति है, सरसों जैसा ही होता है तोरिया। तो सरसों की जो प्रजाति होती है इसमें कई फसलें शामिल होती हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया और तोरामीरा। ये सभी एक ही प्रकार की फसलें हैं। और जो सरसों है वो रबी की फसल है, आपको याद रखना पड़ेगा। सरसों रबी की फसल है, लगभग गेहूं के साथ ही इसको बोया जाता है, और ये उष्णकटिबंधीय फसल है, लेकिन ये पाला सहन नहीं कर पाती। ये पाला सहन नहीं कर पाती, इसको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके अलावा इसका क्षेत्र देखा जाए तो भारत के मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में रबी में, जो रबी का सीजन होता है उसमें भारत के मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में इसकी खेती की जाती है। खासकर मध्य प्रदेश का जो चंबल वाला क्षेत्र है वहाँ पे, और राजस्थान का भी चंबल वाला क्षेत्र है, जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। और ये देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.5% भाग पर किसकी खेती की जाती है, सरसों की खेती की जाती है। अगर इसके प्रमुख उत्पादक देखे जाए तो प्रथम स्थान पर आता है राजस्थान, दूसरे स्थान पर आता है हरियाणा, और इसके तीसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। और अगर इसके अन्य उत्पादक राज्य देखे जाए तो पंजाब और हरियाणा है, जहाँ पर सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है। और अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब और हरियाणा का ज़्यादा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर में कितनी से ज़्यादा फसल उत्पादित होती है। इसके बाद अगली प्रमुख दलहन फसल है मूंगफली।
तो अगर मूंगफली देखा जाए तो मूंगफली का क्षेत्र पूरा जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है वो पूरा मूंगफली का क्षेत्र है। भारत के कुल फसल क्षेत्र के 3.6% भाग पर किसकी खेती की जाती है? मूंगफली की खेती की जाती है। और भारत विश्व की 18.2% मूंगफली का उत्पादन करता है। मीन्स 18.2% जो वर्ल्ड की टोटल मूंगफली का उत्पादन होता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। जलवायु देखी जाए तो उत्तर भारत के शुष्क वर्षा आधारित क्षेत्र में यह खरीफ की मौसम में, जबकि दक्षिण भारत में यह रबी की ऋतु में ये बोया जाता है। इनका उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। और इसका उत्पादन देखा जाए तो भारत का मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र है। इसमें अगर जो इसके क्षेत्र देखे जाए तो सबसे प्रथम आता है गुजरात, दूसरे स्थान पर है राजस्थान और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। और इसके अगर अन्य उत्पादक राज्य देखे जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद जो अगली तिलहन है वो सोयाबीन है। सोयाबीन के तेल का उपयोग खाद्य तेल के रूप में होता है और इसका अधिकतर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में इसकी बुवाई की जाती है। और मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों मिलकर देश के 90% सोयाबीन का उत्पादन ये दोनों राज्य करते हैं। फर्स्ट देखा जाए तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसके बाद अगला जो तिलहन है वो सूरजमुखी है। सूरजमुखी भी एक खाद्य तेल के रूप में भी उपयोग होता है और दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है। सूरजमुखी मुख्यतः दक्षिण भारत की फसल है। देखा जाए तो मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तेलंगाना के जो महाराष्ट्र के जो तेलंगाना से लगे हुए भाग हैं वहाँ पे किसकी खेती की जाती है? सूरजमुखी की खेती की जाती है। और अगर इसमें सबसे बड़ा उत्पादक देखा जाए तो कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर नंबर आता है आंध्र प्रदेश का और तीसरे स्थान पर नंबर आता है महाराष्ट्र का। तो ये तीनों राज्य सूरजमुखी के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नकदी फसलें या व्यावसायिक फसलों की। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि व्यावसायिक फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवसाय करना, जिनको बेचने के लिए ही उत्पादित किया जाता है। और इनको नकदी फसलें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको बेचने से तुरंत नकदी प्राप्त हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो नकदी फसल है वो है कपास, जिसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास मुख्यतः जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कपास से ही बनाए जाते हैं और कपास के साथ में जब अन्य रेशे मिला के भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, जो मिक्स कॉटन भी कहा जाता है। और इसमें जो वांछित गुण होते हैं वो फिर कपास के साथ में अन्य रेशों को मिलाकर वांछित गुण उसमें पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय इसका जो मुख्यतः क्षेत्र था वो पंजाब का क्षेत्र था, पाकिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तो मुख्यतः जो बहुत बड़ा कपास का क्षेत्र था वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इस वजह से देश को बड़ा नुकसान हुआ। यह उष्णकटिबंधीय फसल है, ये अर्धशुष्क भागों की फसल है। ये उष्णकटिबंधीय फसल है, मीन्स इसको उच्च तापमान की आवश्यकता होगी और साथ साथ में ये खरीफ की फसल भी होगी और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसको बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और ये मुख्य रूप से काली मिट्टी में उगाया जाता है। काली मिट्टी आपको जब मिट्टियाँ मैंने पढ़ाई थी तो आपको ये पढ़ाया था कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है और महाराष्ट्र ये काली मिट्टी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, गुजरात और महाराष्ट्र ये प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। काली मिट्टी जो होती है उसकी जलधारण क्षमता बहुत अधिक होती है, तो वो खरीफ के सीजन में जल को धारण करके रखती है, जिससे इसमें सिंचाई के लिए अलग से किसी जल की आवश्यकता नहीं होती। और काली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा फसल बोई जाती है वो कपास की फसल होती है। यह एक रेशेदार फसल होती है, इसमें रेशे या फाइबर्स होते हैं। जो खरीफ की फसल है उसका उपयोग क्या होता है? वस्त्र बनाने में उपयोगी होती है। और इसका पौधा जो होता है बहुवर्षीय, झाड़ीनुमा और वृक्ष जैसा होता है। बहुवर्षीय में एक पौधे को कई वर्षों तक लगाया जा सकता है और कई वर्षों तक एक पौधा फसल का उत्पादन करता है। ये झाड़ीनुमा होता है, इसकी झाड़ी होती है और कभी कभी वृक्ष के आकार का भी होता है और इसकी ऊंचाई जो होती है 2 से 7 फीट तक की ऊंचाई होती है। काली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है, मैं बता चुका हूँ। और इसका फूल जो होता है वो सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है और इसके फल के अंदर ही बीज होते हैं और साथ में कपास के रेशे होते हैं। इसके बाद
ये दो प्रकार की फसलें कपास भारत में बोई जाती है, छोटे रेशे वाली देसी फसल और बड़ी रेशे वाली अमेरिकन फसल। ये आपको याद रखना है कि दो प्रकार की कपास की किस्में भारत में उगाई जाती है। इसके बाद इसका क्षेत्र देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कपास का है गुजरात। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तेलंगाना। पहले महाराष्ट्र नंबर 1 था, लेकिन उसके बाद गुजरात अब नंबर 1 है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कपास से बनने वाले जो कपड़े हैं, जो कॉटन के कपड़े हैं, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात और महाराष्ट्र है। अहमदाबाद हुआ, सूरत हुआ और महाराष्ट्र का मुंबई हुआ, ये देश के सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा भारत विश्व के कुल कपास उत्पादन का 8.3% भाग उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मालवा और निमाड़ इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और अगर भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 4.7% भाग पर कपास की खेती की जाती है। जलवायु देखी जाए, इसके लिए कितनी जलवायु आवश्यक होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखें। इसमें तापमान देखा जाए तो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बहुत आवश्यक होता है। मिट्टी इसमें काली चाहिए होती है और वर्षा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की बरसात आवश्यक होती है। और साथ में जब ये कपास फसल देने वाला होता है, होने वाली होती है, तब जो आकाश हो वो बादल रहे और खुला होना चाहिए, वो इसके लिए सबसे अच्छी कंडीशन होती है। इसके बाद जो अगली नकदी फसल है वो है जूट, जिसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो सुनहरा या गोल्डन कलर का होता है। और इसका उपयोग जो होता है पूरे थैले या वस्त्र बनाने में भी होता है। और पूरे विश्व में सबसे अच्छा जो जूट होता है वो भारत और बांग्लादेश का होता है। और यहाँ की जलवायु खासकर इसका कारण है। इसकी अगर जलवायु देखी जाए किस प्रकार की इसको जलवायु चाहिए होती है, तो इसको गर्म एवं नम जलवायु चाहिए होती है। नम मीन्स होता है जहाँ पे बरसात की मात्रा ज़्यादा हो और तापमान जो होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक और सापेक्षिक आर्द्रता 90% तक इस पौधे के लिए चाहिए होती है। ये एक पौधा होता है जो लगभग 6 से 7 फीट का होता है और इसको काटने के बाद इसको पानी में फुलाया जाता है और फुलाने के बाद इसके अंदर एक रेशा निकलता है और उसी रेशे को क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं। और इसी जूट से फिर बाद में रस्सी बनाई जाती है या फिर इस रेशे से बाकी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। और विभाजन के बाद आप जानते होंगे कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल जब आज़ादी के पहले देखा जाए तो बांग्लादेश भी भारत का भाग था, लेकिन विभाजन के बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान नाम से पाकिस्तान का हिस्सा बना और भारत का बहुत बड़ा जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो भारत को विभाजन से भारत की जो कॉटन या जो कॉटन इंडस्ट्री है और जो जूट इंडस्ट्री है, इन दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है, जो भारत के कुल जूट उत्पादन का 75% सिर्फ अकेले पश्चिम बंगाल पैदा कर लेता है। इसके अलावा अन्य राज्य देखे जाए तो बिहार और आसाम अन्य राज्य हैं जहाँ पे इनका उत्पादन होता है। तो आपको याद रखना है बिहार और आसाम के नाम बहुत अच्छे से। इसके अलावा देखा जाए तो भारत जो है वो पूरे विश्व के जूट का लगभग 60% भाग उत्पादित करता है। और अगर जूट का प्रतिशत देखा जाए तो कुल कितने प्रतिशत पर भारत के फसलों के कितने प्रतिशत पर जूट बोया जाता है, तो वो है सिर्फ 0.5% भाग या आधे प्रतिशत भाग पर जूट की खेती की जाती है। इसके बाद जो अगला नकदी फसल है वो है गन्ना। तो गन्ने के लिए जलवायु देखी जाए तो गन्ना, धान और जूट, ये 3 फसलें ऐसी हैं जिनको अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और खासकर इनके लिए जो जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए इनकी खेती उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे या तो पानी की या बरसात की मात्रा अधिक हो या फिर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध। ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है या आर्द्र और उपाद्र। आर्द्र मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, उपाद्र मीन्स उससे कम। तो आर्द्र एवं उपाद्र दोनों प्रकार के क्षेत्र जो है वहाँ पे इनका उत्पादन होता है। और भारत में इसकी जो कृषि है वो अधिकतर सिंचित क्षेत्र में की जाती है। सिंचित क्षेत्र मीन्स जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके लिए अगर जलवायु देखी जाए तो तापमान जो होता है वो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है और बरसात की मात्रा 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक आवश्यक होती है। और मिट्टी देखी जाए या तो काली मिट्टी हो या फिर लोमी मिट्टी हो। लोमी मिट्टी जो होती है वो बलुई और चिकनी
दोनों मिट्टी का मिश्रण होती है। चिकनी मिट्टी में जब बलुई मिट्टी मिल जाती है तो उसकी पारगम्यता ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें पानी आसानी से चला जाता है और उसकी जड़ें भी आसानी से विस्तार कर लेती हैं, हवा भी उसमें से अच्छे से प्रवेश कर सकती है। इसलिए ये मिट्टी जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। इसके उत्पादक देखा जाए तो परंपरागत रूप से अगर इसका उत्पादन देखा जाए तो किस राज्य में था, जो उत्तरी राज्य थे भारत के उनमें था, लेकिन कुछ समय बाद जो दक्षिण राज्य हैं वहाँ भी इसका उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। और जो अगर गेहूं की अगर गन्ने की मिल देखी जाए जो, तो वो दक्षिण भारत में भी काफ़ी संख्या में बढ़ रही है। और उत्तर भारत में जो किस्म होती है वो उपोष्णकटिबंधीय होती है और दक्षिण भारत की जो किस्म होती है वो उष्णकटिबंधीय होती है। तो दक्षिण भारत की जो उष्णकटिबंधीय किस्म है उसमें उसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, साथ साथ में उसमें जो रस की या गन्ने की शुगर की जो मात्रा होती है वो भी दक्षिण भारत की जो उष्णकटिबंधीय प्रकार की जो फसल है उसमें ज़्यादा होती है और उत्तर भारत में इससे कम होती है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। और इसके अन्य अगर उत्पादक देखे जाए तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना है। जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब यहाँ पर कभी पिछले ज़माने में अगर देखेंगे तो यहाँ पर गन्ने की खेती नहीं होती थी, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे जैसे जैसे वहाँ पे उत्पादन भी बढ़ता, सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ती गई तो इनकी खेती भी होने लगी। इसके अलावा अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो वो होता है तमिलनाडु में। और भारत में ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे विश्व में गन्ने का, और ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है गन्ने के उत्पादन में। इसके बाद जो अगली नकदी फसल है वो है चाय और इसके बाद कॉफ़ी। ये दोनों जो फसलें हैं वो रोपड़ कृषि हैं। रोपड़ मीन्स होता है जिनको रोपा जाता है, जिनके बगीचे लगाए जाते हैं, तो ये दोनों रोपड़ कृषि हैं। और साधारणतः इनके जो पौधे होते हैं वो कई सालों तक पत्तियां देते रहते हैं। और ये चाय की जो खेती होती है ये क्या है, चाय को एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें टैनिन तथा कैफीन की मात्रा प्रचुरता में होती है। और ये जो चाय की फसल है वो कहाँ की फसल है, वो उत्तरी चीन के पहाड़ों की देशज फसल है, उनकी ये चाइनीज फसल है। और अगर इसकी जलवायु देखी जाए, हाँ, और ये चाइनीज फसल थी मुख्य रूप से, और वे यूरोप में इसको प्रयोग किया जाने लगा। और जब भारत में ब्रिटिश का शासन था तब उन्होंने वहाँ की अपने भारत की कुछ क्षेत्र हैं उनकी जलवायु उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने फिर वो फसल ला के यहाँ पे पैदा करना प्रारंभ की। और उसके बाद से भारत के लोगों में भी इसके लिए काफ़ी रुझान पैदा हुआ और आज चाय भारत का सबसे प्रमुख पेय है। कॉफ़ी है वो पूरे वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। तो ये उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपरवाह वाली मिट्टी में उगाई जाती है। सबसे पहला इसका मतलब है उष्ण आर्द्र मतलब गर्मी भी चाहिए, साथ में इसको आर्द्रता की मात्रा भी जानना चाहिए। उपोष्ण मीन्स सर्दी प्लस गर्मी दोनों का मिश्रण हो, साथ में क्या हो, आर्द्र वाला क्षेत्र हो। तरंगित मतलब ये होता है कि चाय की खेती जो की जाती है मुख्य रूप से पहाड़ों की ढालों पे की जाती है। पहाड़ों के जो ढाल होते हैं उसको सीढ़ी नुमा बना लिया जाता है और सीढ़ी नुमा बनाने के बाद चाय के बागान लगाए जाते हैं। और साथ में इनकी जो भूमि होती है वो ढलवा होती है, जिससे कि जो बरसात हो रही है उसका पानी कहीं रुके नहीं, अगर पानी रुकता है तो उनकी जड़ों को नुकसान करता है, जिनसे पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से पानी का जो बहाव है बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी ढलवा होनी चाहिए। और जो लेटराइट मृदा होती है उसमें चाय और कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है। आपको पता होगा कि लेटराइट मृदा लगभग अनउपजाऊ ही होती है। जब पहाड़ों की ढालों पर जो मिट्टी होती है उससे जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब बह जाते हैं, जो मैक्सिमम जो पोषक तत्व होते हैं बह जाते हैं। उस कंडीशन में भी चाय और कॉफ़ी अच्छे से उत्पन्न की जा सकती है। और आपको पता होगा कि भारत के जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं और साथ साथ जो अच्छी बरसात भी प्राप्त करते हैं और साल के कुछ समय वहाँ पर तापमान भी अच्छा होता है, तो वहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। और चाय में जो पत्तियाँ होती हैं, जो सबसे बिल्कुल नई लीव्स होती हैं, उससे ग्रीन टी बनाई जाती है। और बाकी जो पत्तियाँ होती हैं उनसे जो ब्लैक टी होती है उसको बनाई जाती है। जो ग्रीन टी होती है उसको पत्तियों को सीधे जाके सुखा लिया जाता है और बाकी जो ब्लैक टी होती है उसको क्या किया जाता है, पीस के बाकी प्रोसेस करने के बाद, सुखाने के बाद फिर जाके ब्लैक टी बनती है। इसका तापमान देखा जाए तो इसमें अधिक वर्षा और ढलवा जमीन चाहिए होती है। तापमान देखा जाए तो 20 से
30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और बरसात 150 से 300 सेंटीमीटर मीन्स बहुत अच्छी खासी बरसात की इसको आवश्यकता होती है। आपको लग रहा होगा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएससी के बाकी एग्जाम के क्वेश्चन अगर देखें आप तो इसमें भी आ जाता है कि ये कंडीशन किस फसल के लिए अच्छे हैं, या चाय की फसल के लिए किस तरीके की भूमि अच्छी होती है, किस तरीके की मिट्टी अच्छी होती है, किस तरीके की जलवायु अच्छी होती है। ये वन लाइन फैक्ट के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। और मिट्टी देखी जाए तो मिट्टी इसमें लूमी मिट्टी जो अम्लीय हो और जैव पदार्थों से युक्त हो, ये मिट्टी होगी तो इसके लिए अच्छी होती है। और इसके उत्पादक राज्य देखे जाए तो आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जो जिले हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती की जाती है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और पालमपुर, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे चाय की खेती की जाती है। इसके बाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इनका जो नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है यहाँ पे चाय की खेती खासकर की जाती है। तमिलनाडु में मालपराई क्षेत्र है, वहाँ भी चाय की खेती अच्छी मात्रा में की जाती है। और अगर सबसे बड़ा उत्पादक देखा जाए भारत में, सबसे बड़ा उत्पादक है आसाम। इसके बाद अगर चाय का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देखा जाए तो चाय का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। और इसके बाद आता है भारत का नंबर। भारत विश्व की 28 या 28% चाय का उत्पादन करता है और भारत है वो चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके बाद दूसरी रो पर कृषि है, नकदी फसल भी है ये, कॉफी जिसको कहवा भी कहा जाता है। और ये उसके बीज होते हैं कहवे के, और कहवे के बीज को जब पक जाते हैं तो उसके बाद इसको भुना जाता है, और भुनने के बाद इसको पीसा जाता है, उसके बाद इसकी कॉफ़ी बनती है। ये भी एक रोपड़ कृषि है, इसके भी बगीचे लगाए जाते हैं। और जो सेम लगभग इसके लिए कंडीशन थी वही सेम कंडीशन कॉफ़ी के लिए भी होती है। भारत में 3 प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लेबेरिका। अरेबिका जो होती है पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी और उत्तम क्वालिटी की कॉफ़ी होती है, और रोबस्ता होती है वो सबसे निम्न क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। इंडिया की अरेबिका जो कॉफ़ी है उसकी इंटरनेशनली काफ़ी डिमांड है। तापमान, जलवायु देखी जाए तो तापमान इसका 16 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। मीन्स 16, कभी इसको 16, कभी 28, कभी 27, कभी 20, इस तरीके का अलग अलग समय पे अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता इसको होती है। बरसात की मात्रा देखी जाए तो इसमें भी ज़्यादा बरसात चाहिए थी, इसमें भी 150 से 250 सेंटीमीटर बरसात आवश्यक होती है। मिट्टी देखी जाए तो अच्छी अप्रवाही लूमी मिट्टी इसके लिए जरूरी होती है। उत्पादन देखा जाए तो सबसे प्रथम है कर्नाटक है, और कर्नाटक के अलावा अन्य राज्य देखे जाए तो जितने भी दक्षिण के राज्य मुख्यतः यहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम ये उत्तर पूर्वी राज्य है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये दक्षिणी राज्य है, और उड़ीसा हो गया एक पूर्वी राज्य। इसके बाद सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में देखा जाए तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादित करता है, और ब्राज़ील के बाद अगर भारत का देखा जाए तो भारत का कहवा उत्पादन में 7वां स्थान है। तो अब हम लोग भारतीय कृषि की समस्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय इनमें से कौन सी समस्या भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या है, या कि भारतीय कृषि किन समस्याओं से ग्रसित है। तो मैं 3 लेक्चर में कोशिश करूंगा कि लगभग कृषि से पूछे जाने वाले हर टॉपिक आपके लिए कवर कर लूँ, और आपको कहीं भी परेशान ना होना पड़े। इन 3 जो लेक्चर इनमें हर चीज़ आपकी कवर हो जाए। तो सबसे पहली समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता। आप जानते होंगे कि भारत का मानसून जो होता है वो अनियमित होता है। इस बार अच्छा है, अगली बार अच्छा होगा या नहीं होगा। तो अगर मानसून अच्छा नहीं होता तो फसल बेकार हो जाती है, एक समस्या है। निम्न उत्पादकता है, विश्व के अन्य देशों से अगर तुलना की जाए तो भारतीय कृषि की उत्पादकता है वही मीन्स अगर 1 हेक्टेयर में हम लोग तुलना करें तो बाकी देशों में उस 1 हेक्टेयर में फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। दूसरी बात वित्तीय साधनों की बाध्यता है, किसानों के पास इतने वित्तीय साधन नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता, उनको आसानी से लोन नहीं मिलता, उनको साहूकारों से लोन लेना पड़ता है। तो ये भी भारतीय कृषि की एक समस्या है। दूसरा ऋणग्रस्तता, बहुत सारे किसान जो साहूकारों से ऋण लेते हैं वो फिर उस ऋण के चक्कर में फंस जाते हैं, काफ़ी आत्महत्याएं भी होती है इसी चक्कर में। भूमि सुधारों की कमी, आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश टाइम में बहुत सारे जमींदार होते थे, उन जमींदारों के बाद बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो एक आदमी के पास कई हेक्टेयर ज़मीन होती थी। और इस प्रकार से जब देश आज़ाद हुआ तो इसमें जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया। बहुत सारे कानून बनाए गए जिसमें इस जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास हज़ारों हेक्टेयर, हज़ारों एकड़ ज़मीन थी,
उसको लेके एक निश्चित 40 एकड़ जमीन निश्चित की गई कि एक व्यक्ति के पास इतनी जमीन होनी चाहिए। लेकिन ये जमींदार राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर थे, इन्होंने बहुत सारे कानून तो बने लेकिन इन कानूनों को लागू नहीं सरकार लागू कराने में इतनी सक्षम नहीं हो पाई, क्योंकि ये जमींदार राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन जिन राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, चाहे वो केरल हो या पश्चिम बंगाल हो, वहाँ पे भूमि सुधार बहुत अच्छे से लागू हुए हैं और वहाँ पे लगभग भूमि का वितरण समान है। लेकिन बाकी देखा जाए खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे एक आदमी के पास 100 एकड़ और किसी के पास आधे आधे एकड़, तो ये समस्या सबसे बड़ी है। दूसरी बात चकबंदी लागू की गई। चकबंदी का मतलब होता है कि अगर एक किसान की यहाँ पे जमीन है, वो एक की दूसरे के पास थोड़ी दूर पे जमीन है, तो वो क्या करता था कि अगर उसके साथ ऐसा कोई पड़ोस में कोई और भी पड़ोसी है जिसकी भी यहाँ पे जमीन है वहाँ पे जमीन है, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, जिससे इस एक आदमी की जोत का आकार बड़ा हो जाता था, जिससे वो अच्छे से खेती कर पाता था। इसको चकबंदी बोलते थे, लेकिन चकबंदी भी अच्छे से लागू नहीं हो पाई। दूसरा, छोटी व विखंडित जोत। जनसंख्या बढ़ती गई, किसी के पास 10 एकड़ खेत था तो उसके बेटों में 2-2 एकड़ बढ़ गया, उसके बाद उसके बेटों में 1-1 एकड़ बढ़ गया। इस प्रकार से जोतें जो होती थी वो बहुत बड़े से छोटी हो गई, तो लगभग उन पर खेती व्यावसायिक रूप से बिल्कुल फायदेमंद नहीं थी। दूसरा, वाणिज्यीकरण का अभाव। भारत में जो खेती है वो निर्बाध प्रकार की खेती होती है, मीन्स लोग खेती करते हैं, कभी कभी घाटा हो जाता है या फिर उनका सिर्फ और सिर्फ खाने का काम चल पाता है, तो बाकी काम के लिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, तो वाणिज्यीकरण का अभाव है। अमेरिका में देखा जाए तो बड़ी बड़ी फर्म होती हैं जो पूरे के पूरे खेत सीधे लीज पर ले लेती हैं। इसके बाद व्यापक अल्प बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी। आपको ये देखा जाए कि कृषि में जितने भी लोग लगे हुए हैं उन्हें बहुत कम समय के लिए रोजगार मिलता है। जब किसी की बुवाई होती है कृषि में तब रोजगार मिलता है, जब कटाई होती है तब रोजगार मिलता है, और उसके बीच का जो समय होता है उसमें रोजगार नहीं मिलता। तो अल्प रोजगारी की समस्या जो है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। और साथ साथ प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जिस काम को 2 लोग कर सकते हैं उस काम में 10-10 लोग एक ही काम में लगे हुए हैं। खासकर भारतीय कृषि की समस्या ये है कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो वो 1 एकड़ या 5 एकड़ जमीन में लगे होते हैं। वो काम एक आदमी या 2 आदमी भी मिलकर कर सकते हैं, लेकिन 10 लोग लगे होते हैं। लोगों को लगता है कि 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी उत्पादकता 10 लोगों की होनी चाहिए थी वो उत्पादकता नहीं दे पाते। इस प्रकार की बेरोजगारी को बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि ये बेरोजगारी छिपी हुई होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसके बाद कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। खासकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में देखा जाए, इन्होंने भूमिगत जल होता है उसका अत्यधिक दोहन किया, जमीन पर कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, खाद का प्रयोग किया, जिससे भूमि की उत्पादकता और उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो गई। तो कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण भी एक समस्या है। इस प्रकार से कई प्रकार की खेती होती है। 2 प्रकार की खेती आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे एक आता है झूम कृषि, जिसको सेप्टिक कल्टीवेशन या स्लैश और वन कृषि भी कहा जाता है। ये खासकर जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है कि लोगों के पास खेत नहीं होते, वो जंगलों में जाते हैं, जंगलों को काटते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और उसकी जो मिट्टी, उसकी जो राख होती है उस खेतों को जोत के उस राख में मिला देते हैं और 2 या 3 साल वो खेती करते हैं। जब उस मिट्टी को उर्वर क्षमता कम हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ के वो अगले स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ भी यही क्रिया करते हैं। इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि सेप्टिक कल्टीवेशन कहते हैं। अब ये झूम कृषि से नुकसान भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। झूम कृषि से नुकसान क्या होगा? जो जैव विविधता है उसका ह्रास हो जाएगा, वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं वो मर जाएंगे। इसके अलावा दूसरी समस्या ये रहेगी कि जंगल कम हो जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों पर अगर जंगल कम होंगे तो भूमि की ऊपरी परत है वो बह जाएगी, उसको नुकसान होगा। मिट्टी की उर्वर क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भूस्खलन की समस्या पैदा हो जाएगी। इस प्रकार से कई सारी समस्या सेप्टिक कल्टीवेशन से पैदा होती है। इसके बाद दूसरी कृषि आती है सीढ़ीदार कृषि या फिर टेरेस फार्मिंग, जिसमें क्या किया जाता है, पहाड़ों की जो ढालें होती है वहाँ पे कृषि करना असंभव होता है, इसीलिए पहाड़ों की ढालों को कुछ सीढ़ीदार खेत में बदल दिया जाता है। सीढ़ीदार खेतों पे या तो चावल की या चाय की या इस प्रकार की जो अन्य फसलें होती हैं उनकी खेती की जाती है। तो पहाड़ों के ढालों पे भी इस तरीके से कृषि की जाती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है फसलों का जन्म स्थान। हम लोग बहुत सारी फसलें भारत में भी पैदा करते हैं, लेकिन अगर उनका ओरिजिन देखा जाए तो वो भारत की फसलें नहीं थी, वो मुख्य रूप से किसी अन्य देश की फसलें थी, या तो उनको अंग्रेज लाए या जो अन्य व्यापारी थे वो ला के उन्होंने भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि ये जो
फसल है वो किस देश की मुख्य रूप से फसल है। इसके अलावा ये देखा जाए, पहली है धान। धान जो फसल है वो भारत और इंडोनेशिया की है। दूसरी है उड़द कहाँ की है? भारत की है। तीसरी इसकी बात कीजिए, उड़द कहाँ की है? भारत की। मूंग भी भारत की। ज्वार देखी जाए तो भारत की, और गन्ना भारत की। तो कहा जाए कि ये 5 फसलें जो है ये 5 फसलें कहाँ की हैं? ये भारत की फसलें हैं। इसके बाद मसूर देखा जाए, सोयाबीन देखा जाए और चाय, तो ये कहाँ की फसलें हैं? ये चीन की फसलें हैं। मसूर, सोयाबीन और चाय ये कहाँ की फसलें हैं? चीन की फसलें हैं। इसके बाद मक्का जो देखा जाए वो मध्य अमेरिका का है। गेहूं देखा जाए तो गेहूं कहाँ का है? मध्य एशिया का। मध्य एशिया मतलब जो 5 देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये देश मध्य एशियाई देश कहलाते हैं। गेहूं कहाँ की है? मध्य एशियाई देशों की फसल है। इसके बाद है तंबाकू कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील है, ये जो कैरिबियन कंट्रीज है वहाँ की ये फसल है। और साथ साथ रबड़, ये दोनों फसलें कहाँ की हैं? ये दक्षिण अमेरिका की है। खासकर रबड़ जो है वो कहाँ की है? ब्राजील की है। इसके बाद कहवा भी कहाँ की है? ब्राजील की है। तो ये तीनों फसलें, ये पेरू जो आलू है, आलू कहाँ का है? पेरू। तो पेरू भी कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिकी देश है। तो इतने देश देखे जाए, आलू पेरू की, कहवा ब्राजील, रबड़ दक्षिण अमेरिका खासकर ब्राजील, और तंबाकू दक्षिण अमेरिका। तो ये दक्षिण अमेरिकी देशों की फसलें हैं। इसके बाद अमरूद देखा जाए तो अमरूद अमेरिका की है, यूएसए की। इसके बाद टमाटर क्या है? मैक्सिको की है। मैक्सिको क्या है? उत्तरी अमेरिका देश है। और ये जो बाजरा और अरहर, ये है कहाँ की है? अफ्रीका की। अफ्रीका का अधिकांश जो क्षेत्र है वो क्या है? सूखा हुआ है। तो बाजरा और अरहर कहाँ की है? अफ्रीका की फसल। एक बार और कर लें, धान, उड़द, मूंग, ज्वार और गन्ना ये भारत की। मसूर, सोयाबीन और चाय ये चीन की। मक्का मध्य अमेरिका मीन्स कैरिबियन देश है वो। गेहूं मध्य एशिया की। तंबाकू रबड़ कहाँ की? तंबाकू, रबड़, कहवा और आलू ये दक्षिण अमेरिका की है। आलू जो है खासकर पेरू का, कहवा ब्राजील का, रबड़ ब्राजील की। अमरूद अमेरिका, टमाटर मैक्सिको, अरहर और बाजरा कहाँ का है? अफ्रीका की फसल है।